हेलो एंड वेलकम टू एबीसी एजुकेशन एकेडमी। करंट अफेयर की श्रृंखला में आज हम आपके सामने एक और सेशन यहाँ पर लेकर आए हैं। ये श्रृंखला विगत 2 या 3 महीनों से लगातार चल रही है, ठीक है। और अभी तक हमने 6 वीडियोस तो करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट कर दिए हैं, और साथ ही साथ कुछ पॉलिसीज थी उत्तराखंड की जो रिसेंट टाइम पर, और कुछ पुरानी पॉलिसीज जो अभी भी वर्किंग थी, तो उससे संबंधित डेटा भी हमने यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया था। और साथ ही साथ नीति आयोग द्वारा जारी की गई जो इंडेक्सेज है, ठीक है, उसमें उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है उससे संबंधित लेक्चर भी हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया था, है ना। तो आप इसी तरीके से करंट अफेयर्स की सीरीज में बने रहिए। और कुछ लोग जो इन वीडियोस को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि आप यह इंफॉर्मेशन उत्तराखंड राज्य के जो पिछड़े इलाके हैं जहां पर बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, बट आपको पता ही होगा कि 5G कनेक्टिविटी अब सभी जगह हो गई है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, उनको ये सारी चीज़ें शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी एग्ज़ाम में अच्छी प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में या पिछले सेशन में हमने आपसे 2 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे थे, ठीक है, जो बट उससे पहले कुछ चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, ठीक है, तो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा मोटिवेशन की आवश्यकता आप लोगों को पड़ सकती है। तो जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान होता है, पर यह जरूरी नहीं कि वह रास्ता सही हो। इसलिए अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। यह उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और मान लीजिए किसी टॉपर को फॉलो कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो ऑनलाइन तरीके से उन्हें समझा दी गई है, ठीक है। तो किसी की स्ट्रेटेजी या दूसरे बच्चे का केवल आप लोग जो वो बंदा फॉलो कर रहा है स्ट्रेटेजी को, उस स्ट्रेटेजी पर चलकर जरूरी नहीं है कि आप भी सक्सेस हो जाएंगे, है ना। तो आपको अपना पोटेंशियल खुद से पता होना चाहिए, मेरी कैपेबिलिटी कितनी है। मान लीजिए अगर कोई अच्छा बच्चा है, ब्रिलियंट है, तो उसने हो सकता है 3 घंटे पढ़ के एग्जाम निकाल लिया हो, और आपको लगता है कि यार मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो हो सकता है आपको 5 से 6 घंटे की भी जरूरत पड़े। तो अपने को जांचना थोड़ा आवश्यक है, और अपनी कैपेसिटी और स्ट्रेंथ के हिसाब से आप लोग काम कीजिए। चलिए एग्जाम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले सेशन में। सबसे पहला क्वेश्चन था, राज्य आंदोलनकारी व महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुशीला बलूनी जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किस जिले से संबंधित हैं, ठीक है। तो अगर जिले की बात करें, बेसिकली देखा जाए तो इनका जन्म उत्तरकाशी जिले में हुआ था, ठीक है। बट जैसे आपने गौरा देवी के बारे में सुना होगा कि गौरा देवी कहां से बिलोंग करती हैं, तो चमोली के रैनी गांव से, बट वो उनका ससुराल था। वैसे ही सुशीला बलूनी जी पौड़ी गढ़वाल से क्या है, संबंधित हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोग डाउट में मत रहिएगा कि उत्तरकाशी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुशीला बलूनी जी का जन्म किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, तो वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सहकारिता के क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, ठीक है। तो भाई सहकारिता के क्षेत्र में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, इसका सही आंसर क्या है, पहला स्थान है। मार्च के महीने में भारत के जो गृह और सहकारी मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने दौरा किया था उत्तराखंड का, और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ये घोषणा करी थी कि उत्तराखंड में जितने भी 95 पैक्स खोले गए हैं, PACS, ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियां, ठीक है, जितने भी खोले गए हैं सभी के सभी क्या हो चुके हैं, कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। और इसी वजह से डिजिटलाइजेशन में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, ठीक है। और ये जो पैक्स की शुरुआत भी करी थी वो यहीं से हुई थी, उत्तराखंड से ही हुई थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका अगर किसी को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा
ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं वहां पर डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका दे दूंगा, क्योंकि ये मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए, आज का पहला सवाल है, निम्न में से किसे हाल ही में फर्स्ट फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है यहां पर आरुषि निशंक। शायद तैयारी करने वाला हो, चाहे ऐसे भी कोई जनरल इंफॉर्मेशन राज्य के बारे में रखता हो, तो आरुषि निशंक के बारे में सभी जानते होंगे। ठीक है, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री, पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, रमेश पोखरियाल निशंक जी उनकी सुपुत्री हैं। तो इन्हें हाल ही में फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड का अवार्ड यहां पर दिया गया। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 29 अप्रैल 2023 को उत्तराखंड की प्रसिद्ध अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर आरुषि निशंक को दुबई में ग्लोबल इंस्पिरेशन अवार्ड व फैशन फेस्टिवल में शेख याकूब अल अली और HE अल फलाही की ओर से फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड के रूप में सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरुषि निशंक का जन्म उत्तराखंड के, ये सब आपको पता ही है, टी सीरीज और जी म्यूजिक के 3 म्यूजिक वीडियो का हिस्सा बनकर प्रसिद्धि पाने वाली आरुषि फिल्म तारिणी, आपको ध्यान रखना है, फिल्म तारिणी में नजर आएंगी। आरुषि निशंक अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस हिमश्री फिल्म्स चलाती हैं तथा डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ एक शो का निर्माण कर रही हैं। तो इतनी, मुझे लगता है इतनी इंफॉर्मेशन इनके बारे में पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में BRO ने अपना पहला कैफे खोला है? BRO का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। यह वह संस्था है जो सीमावर्ती राज्यों में सड़क निर्माण का कार्य करती है। तो इसका सही उत्तर है चमोली जिला। सीमा सड़क संगठन यानी BRO के 64वें स्थापना दिवस पर रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड में बद्रीनाथ हाईवे पर चमोली जिले के पांडुकेश्वर, जिला तो पता होना ही चाहिए, साथ में स्थान का पता भी होना चाहिए, पांडुकेश्वर में देश में BRO के पहले कैफे का वर्चुअली उद्घाटन किया है। BRO की ओर से पांडुकेश्वर में खोला गया कैफे संगठन का पहला कैफे है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए खाने की बेहतरीन सुविधा दी जाएगी। देश में जहां भी BRO की सड़कें हैं उनके किनारे 75 जगहों पर कैफे खोले जाने हैं। ठीक है, और BRO से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पर पता होनी चाहिए कि सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहां है? नई दिल्ली में है। और इसका कार्य क्या है? भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए सड़क मार्गों एवं पुलों का निर्माण कार्य तथा व्यवस्थापन का कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ मेला मासी का आयोजन किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर है अल्मोड़ा जिला। सोमनाथ मासी मेला आयोजन कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जनपद की तहसील रानीखेत के मासी नामक गांव में रामगंगा नदी के पार, ये भी पूछा जा सकता है किस नदी के तट पर होता है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में मुख्यमंत्री यहां पर गए थे, तो हो सकता है जो भी चीजें जो भी फॉर एग्जांपल त्योहार है, मेले है या कोई प्लेसेज है जो भी इंपॉर्टेंट होती है, जहां पर राज्य के प्रतिनिधि दौरा करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं न्यूज का पार्ट बन जाते हैं और एग्जाम में उनसे क्वेश्चन बनने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो नदी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, रामगंगा नदी के पार सोमेश्वर महादेव के मंदिर के सामने नदी तट पर होता है। 8 मई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक सोमनाथ मेला मासी 2023 में प्रतिभाग करते हुए सोमनाथ मेले को 5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की है। इसका प्रारंभ वैशाख के अंतिम रविवार को होता है तथा पहले सत्र के मेले को सल्टिया मेला कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन जाए कि सल्टिया मेला कहां आयोजित किया जाता है। ठीक है, और यह भी पूछा जा सकता है कि वैशाख के
अंतिम रविवार को इसका आयोजन किया जाता है। इसका मुख्य आकर्षण वैशाख के अंतिम सोमवार को सोमनाथ के मंदिर के सामने रामगंगा के इस ओर के तट पर नदी में पत्थर फेंककर पानी उछालने की प्रतियोगिता से होता है और यह प्रतियोगिता पाली पछाऊ के दो धड़ों मासीवाल व कनूड़िया के बीच में होती है। ठीक है, चलिए तो आप कुछ पिक्चर्स यहां पर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? यह क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित कुछ कार्य यहां पर उत्तराखंड में किए जा रहे हैं, तो अगर इससे संबंधित कोई न्यूज बन रही है तो एक्ट भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है 2013 में। यहां प्रोसेस दे रखी है कि कैसे प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। हाल ही में उत्तराखंड के ग्राम्य विकास आयुक्त एवं पंचायत निदेशक, ठीक है, आनंद स्वरूप ने बताया कि प्रदेश की 7,791 ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा, जिसकी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायतों की मदद से हर घर से प्लास्टिक कूड़ा उठाने से लेकर उसके निपटारे तक की कार्रवाई की जाएगी। इस काम के लिए केंद्र सरकार की ओर से 15वें वित्त आयोग में धन की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश में उत्तराखंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2013 लागू है। गांव-गांव में प्लास्टिक पहुंच चुका है, लेकिन एक्ट में दी गई व्यवस्थाओं के तहत गांव में इसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था, जिसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर घर घर से प्लास्टिक कचरे का एकत्रीकरण कर उसे रोड हेड तक पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद क्षेत्र पंचायत स्तर पर कूड़ा गाड़ियों के माध्यम से इस कचरे को कॉम्पैक्टर तक पहुंचाया जाएगा। अगला काम जिला पंचायतों का होगा, जो कॉम्पैक्ट किए गए कूड़े को निस्तारण के लिए प्लास्टिक वेस्ट प्लांट तक पहुंचाएगी। यह पूरी श्रृंखला एक क्लस्टर के तहत काम करेगी। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी 95 ब्लॉकों में कॉम्पैक्टर लगाए जाने हैं, जबकि अभी तक 69 ब्लॉक में ये लगाए जा चुके हैं। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे संबंधित ये जनरल अवेयरनेस वाली बात भी है, आपको पता होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा श्री अन्न महोत्सव का शुभारंभ कब किया गया? 13 मई 2023 को देहरादून में किया गया था। अब आपको ये टर्म यहां पर ध्यान रखना है, श्री अन्न। श्री अन्न किसे कहा जाता है? जो मिलेट होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, ठीक है। मोटे अनाजों को क्या संज्ञा दी गई है? श्री अन्न की संज्ञा यहां पर दी गई है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। 13 मई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून जिले के हाथी बड़कला स्थित सर्वे स्टेडियम में श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तराखंड की पौष्टिक फसलों पर आधारित पुस्तक, ध्यान रखना आपको, स्वाद के साथ स्वास्थ्य का विमोचन भी किया गया। देश में वर्ष 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है तथा भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। ये पिछले करंट के लेक्चर्स में मैंने आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में बताया भी। राज्य के पर्वतीय जिलों के कृषकों से मंडुआ, झंगोरा करना इसे, मंडुआ, झंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। साथ ही किसानों को इसका ऑनलाइन भुगतान भी किया जा रहा है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में भी क्या होगा, सुधार होगा। प्रदेश में सरकार द्वारा मिलेट फसलों को प्रोत्साहन तथा आम जनमानस के भोजन में सम्मिलित करने हेतु लगभग 73 करोड़ रुपए की धनराशि स्टेट मिलेट मिशन को दी गई है। ठीक है, तो आपका असाइनमेंट है कि स्टेट मिलेट मिशन क्या है और इसके तहत क्या क्या प्रावधान यहां पर किए गए हैं। मैंने आपको जो फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था वो बता दिया। 73 करोड़ रुपए की धनराशि यहां पर दी गई है। जैविक कृषि के साथ साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 11 जनपदों में आरंभ किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 6400 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 796 लाख के कृषि मिशन कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। जैविक खेती के क्षेत्र में भी राज्य में अच्छा कार्य करने के लिए उत्तराखंड को लगातार 2 साल प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, तो ये आपको चीजें थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023, नाम याद रखना आपको, का शुभारंभ कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 14 मई 2023 को। 14 मई 2023 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का शुभारंभ किया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर का होम्योपैथिक का सम्मेलन है।
ठीक है, जिसका आयोजन देहरादून में किया गया है। आपको प्लेस भी पूछा जा सकता है। भारत में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में पृथक आयुष मंत्रालय का गठन किया था। मुख्यमंत्री ने होम्योपैथिक के जन्मदाता, ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन, सैमुअल क्रिश्चियन हैनीमैन का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने होम्योपैथी के रूप में एक ऐसी उपचार पद्धति विकसित की है जो अत्यंत कारगर होने के साथ साथ किफायती भी है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार परियोजना लागत पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी देगी? तो ये घोषणा हुई है कि 75% की सब्सिडी राज्य सरकार के द्वारा एकल महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि उत्तराखंड में एकल महिलाओं को स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार परियोजना लागत पर 75% की सब्सिडी देगी। 50,000 से 2 लाख रुपए तक की परियोजना पर यह सब्सिडी मिलेगी और 25% धनराशि बिना गारंटर के ऋण के रूप में दी जाएगी। पहले साल में 500 महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा और राज्य में करीब 1.5 लाख एकल महिलाएं हैं जिनका सरकार को यहां पर ध्यान रखना है। और इसके अलावा आंगनबाड़ी कल्याण कोष से कार्यकर्ताओं को मिलने वाली 30,000 रुपए की धनराशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाना है। योजना का लाभ पाने के लिए महिला की उम्र 22 वर्ष से 45 वर्ष और सालाना आय 72,000 रुपए से कम होनी चाहिए। एकल महिलाओं में विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्तता, अविवाहित महिलाओं के साथ ही किन्नर भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। देखिए भाई, करंट पढ़ने का मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ एग्जाम में मार्क्स लेके आने हैं, आपको अपनी सोशल अवेयरनेस भी यहाँ पर बढ़ानी होगी। आपके आसपास पड़ोस में या फिर हो सकता है आपके नाते रिश्तेदार भी कुछ ऐसे होंगे जिनको इस परियोजना का क्या होगा, लाभ होगा। तो बट अवेयरनेस ना होने के कारण, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन परियोजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है कि करंट अफेयर के माध्यम से हम सोशल अवेयरनेस को भी थोड़ा सा बढ़ावा दें और सरकार द्वारा जारी की जा रही जो भी योजनाएं हैं उनको जिन लोगों का आवश्यकता है उन तक पहुंचाने का काम भी करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में IIT रुड़की का ओवरऑल श्रेणी में कौन सा स्थान है? तो आपको ध्यान रखना है 8वां स्थान है यहाँ पर। पिछले वर्ष ये 7वां था, इस वर्ष इसकी रैंकिंग में गिरावट हुआ और 8वें स्थान पर हो गया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग 2023 द्वारा जारी रैंकिंग में ओवरऑल श्रेणी में IIT रुड़की देश में 8वें स्थान पर रहा है। ठीक है, अब कुछ रैंकिंग जो है NIRF के द्वारा अलग अलग संस्थानों को दी गई है जो, और इसमें यहां पर उत्तराखंड के संस्थानों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसा यहां पर दिख रहा है यूनिवर्सिटी और कॉलेज, उसका रैंक और स्कोर। ठीक है, आर्किटेक्चर की श्रेणी में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए IIT रुड़की का आर्किटेक्चर की श्रेणी में कौन सा स्थान रहा, तो आर्किटेक्चर की श्रेणी में IIT रुड़की का देश में पहला स्थान है। यूनिवर्सिटी श्रेणी में UPES, ठीक है, पेट्रोलियम, दूसरा ग्राफिक और तीसरा जीबी पंत क्रमशः 53, 55 और 59वें स्थान पर 79th पोजीशन पर है देश में। रिसर्च श्रेणी में IIT रुड़की 7th पोजीशन पर है। इंजीनियरिंग की श्रेणी में IIT रुड़की 5th पोजीशन पर, UPES 54 और ग्राफिक 62 श्रेणी पर। मेडिकल श्रेणी में एम्स ऋषिकेश 22वें नंबर पर है और मैनेजमेंट श्रेणी में IIT रुड़की 18वें नंबर पर है। ठीक है, और एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर श्रेणी में जीबी पंत यूनिवर्सिटी 8वें स्थान पर है। ठीक है, आपको एक चीज और भी यहां पर ध्यान रखनी है, जो जो रैंकिंग में सही स्थानों पर है, मतलब पहले, 7वें, 5वें, 8वें, है ना, तो वो कहाँ स्थित है, वो यूनिवर्सिटीज कहाँ स्थित है, आपको वो प्लेस भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट लगे आपको वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही प्रतिभा थपलियाल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, ये हाल ही में बहुत चर्चा में है भाई। ठीक है, इन्होंने उत्तराखंड का बहुत नाम रोशन किया है, तो इसका सही आंसर है बॉडी बिल्डिंग।
आपको यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ये मोटिवेट करने वाली स्टोरी भी है इनकी। 41 साल की उम्र में इन्होंने बॉडी बिल्डिंग, नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप भी क्या करी है, जीती है। ठीक है, तो इस साल नेपाल और साउथ कोरिया में होने वाली एशिया और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए पूरे देश में से सिर्फ उत्तराखंड की प्रतिभा थपलियाल का चयन हुआ है। इस साल 6 से 12 सितंबर तक नेपाल की राजधानी काठमांडू, ध्यान रखना इसको भी, एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन होना है, यानी काठमांडू में होगा। जबकि 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता होनी है। पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक की मूल निवासी प्रतिभा उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर भी है। इससे पहले वह वॉलीबॉल में बतौर कप्तान उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुकी है और 5 बार नॉर्थ जोन से खेल चुकी है। इसके अलावा वह 4 बार क्रिकेट में भी ऑल इंडिया स्तर पर खेल चुकी है। तो आपको इनके बारे में ध्यान रखना, और कहां से बिलोंग करती है यह भी आपको ध्यान रखना है, पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा वैरापट्टन मंदिर किस जिले से संबंधित है? तो ये इसका सही आंसर है नैनीताल। पिछले लेक्चर में हमने एक और मंदिर के बारे में यहां पर चर्चा करी थी, वो है आपका कुटुम्बरी देवी मंदिर। कुटुम्बरी मंदिर जो द्वाराहाट में स्थित है, इसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। उसी कैटेगरी में ये मंदिर भी शामिल है। ठीक है, ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे भी क्या है, विलुप्त की श्रेणी में रख दिया गया है। यहां पर देखो क्या कि रामनगर में कार्बेट टाइगर रिजर्व के पास डिकुली का वैरापट्टन मंदिर है। वैरापट्टन 7वीं शताब्दी में एक राजधानी क्षेत्र था जहां अब घने जंगल हैं। वर्ष 2013 में यहां एक शिवालय के अवशेष मिलने के बाद एएसआई ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया था, लेकिन धीरे धीरे यहां के अवशेष भी गायब हो गए हैं। अब एएसआई ने इसे मिसिंग स्मारक की सूची में शामिल किया है। अल्मोड़ा के द्वाराहाट में, ये सेकंड फैक्ट है, इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कुटुम्बरी मंदिर से संबंधित, उससे संबंधित है। द्वाराहाट में एक ऊंची पहाड़ी पर कुटुम्बरी मंदिर था। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में कत्यूरी शासकों ने कराया था। 7 मंदिरों के साथ इसे भी एएसआई ने 26 मार्च 1915 को संरक्षित किया था और अंतिम बार 1957 में अभिलेखों में इसका उल्लेख मिला था। और इसके बाद 1964 में जमीन पर मंदिर के बहुत कम भौतिक साक्ष्य मिले हैं। तो ये दोनों मंदिर, एक तो वैरापट्टन मंदिर हो गया जो कि रामनगर नैनीताल में स्थित है, और दूसरा कुटुम्बरी मंदिर जो कि अल्मोड़ा द्वाराहाट में है, अब मिसिंग स्मारक की सूची में इन्हें एएसआई के द्वारा शामिल कर लिया गया है। केवल यही बोर्ड वहां पर दिखता है, बाकी मंदिर के कोई अवशेष वहां पर उपस्थित नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में ब्रिटिश काल के 2 चर्च, आपको दोनों का नाम याद रखना है, स्कॉटिश और एंग्लिक, किस स्थान से संबंधित हैं? इन दोनों चर्चों को राष्ट्रीय स्मारक स्थल के रूप में घोषित करने की बात की जा रही है। ठीक है, इसी वजह से ये न्यूज में है। और ये दोनों के दोनों चर्च आपके चक्राता में स्थित है। ठीक है, चक्राता के 2 चर्च जल्द ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की धरोहर सूची में शामिल हो सकते हैं। एएसआई ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये दोनों चर्च स्कॉटिश व एंग्लिक हैं, जिनकी इमारत ब्रिटिश काल की रोमन शैली में बनी हुई है। दरअसल चक्राता ऐतिहासिक महत्व का शहर है। यहाँ चक्राता छावनी की स्थापना 1869 में ब्रिटिश सेना के कर्नल ह्यूम ने की थी। आपको ये नाम भी याद रखना, कर्नल ह्यूम। उसी दौरान यहाँ रोमन शैली के स्कॉटिश चर्च और बाद में एंग्लो इंडियन के लिए एंग्लिक चर्च की स्थापना की गई थी। माना जा रहा है कि साल भर के भीतर ये दोनों चर्च एएसआई के संरक्षण में आ जाएंगे। चलिए, तो आज के सेशन में हमारे पास इतना ही कंटेंट था। ठीक है, और जाते जाते हम आपको यहाँ पर हम आपके लिए कुछ यहाँ पर क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड का पहला जिला कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य द्वारा नई पर्यटन नीति 2023 जो लागू की गई थी, कितने वर्षों के लिए यह लागू की गई है? तो आपका इसका आंसर भी देना है। कभी कभी क्या पूछा जाता है, किस वर्ष तक के लिए लागू की गई है ना, तो वो आपके दिमाग में रह जाता है ना।
बट कई बार थोड़ा सा चीजें घुमा दी जाए तो आपके लिए एग्जाम में डिफिकल्टीज हो जाती हैं, तो आपको इसका आंसर यहाँ पर देना है। और अगर नीतियों से संबंधित डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो हम इस करंट अफेयर्स की सीरीज में उत्तराखंड की प्रमुख नीतियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, तो आपको इसके बारे में वहां पर डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। हम अभी यहाँ पर कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम यहाँ पर जारी करने वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर थोड़ा कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम हमारे द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किए जा रहे हैं, जैसे लेक्चरर स्क्रीनिंग, दूसरा है आपका एलटी लेक्चरर मैथमेटिक्स के लिए, और एलटी लेक्चरर हो गया। एलटी लेक्चरर के जितने भी मैक्सिमम कोर्स हो सकते हैं, अवेलेबल हो सकते हैं, वो हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के माध्यम से यहाँ पर अवेलेबल करवाएंगे। तो जिस भी एस्पिरेंट को इन लेक्चर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर दे दूंगा, आप वहां पर भी इन्फॉर्म कर सकते हो। साथ ही साथ कुछ कॉन्टेक्ट हम लोग आपको अवेलेबल करवाएंगे, ठीक है, उन कॉन्टेक्ट पर भी आप संपर्क कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।